ओके ओके, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो। यस, आपके 1 बाय 1 सारे डाउट्स आपके देख लेते हैं। आपका फर्स्ट जो आज आपका डाउट है वो है गुयाट, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। नंबर फर्स्ट डाउट आपका गुयाट। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता, शो हो रहा होगा, ठीक है। शो हो रहा होगा स्क्रीन, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नेक्स्ट आपका सर उच्चता दर्शी का ग्राफ वापस समझा दीजिए। ग्राफ समझने का कुछ नहीं है, उसमें दो चीजें पता करनी है हमें कि ओशन के अंदर गहराई, पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, एक तो हमें ये पता करना है, और दूसरा हमें ये पता करना है कि ओशन में कौन कौन से आपके रिलीफ मिलते हैं, ठीक है, यानी ऊंचे नीचे कौन कौन से भाग हैं। दो चीजों को बताता है वो ग्राफ जो कि हाईएस्ट पॉइंट एंड डीपेस्ट पॉइंट दोनों को मिलाए और उससे हमें इन दो चीजों का पता लगे, उसे कहते हैं एक्सोग्राफिक कर्व, ठीक है ना। यस, ऊर्जा और ऊष्मा में अंतर, चलिए बताता हूं आपको। क्या लिखा आपने? सी कैनियंस यानी समुद्री कैनियन, ठीक है ना। समुद्री कैनियन क्या होते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे करते हैं। समुद्री कैनियन। चलिए, हिंदी मीडियम का रिजल्ट वापस से कम रहा है, बहुत से रीजन है, ठीक है। वार्पिंग, वार्पिंग क्या होता है? मैंने ये वर्ड तो कभी सुना नहीं, इसको सर्च कर लेंगे, अभी देखते हैं। स्लोप बनने का फोर्थ रीजन बता दीजिए। अब मुझे ये पता नहीं ना फोर्थ पे कौन सा लिया है, कौन कौन से आपने पढ़ लिए हैं और कौन सा बच गया है, कौन सा बताना है वो पूछिए आप। अब फोर्थ तो किसी बैच में मैंने पहले लिखा दिया होगा, किसी बैच में वो बाद में आ गया होगा, ऐसा थोड़ी है कि सभी बैच में एक ही जैसा गया है, ठीक है ना। शीतोष्ण साइक्लोन में वी शेप क्यों बनता है? वो वी शेप में तो सभी होते हैं, शीतोष्ण हो या उष्ण कटिबंध हो, क्योंकि ऊपर जाके हवा फैल जाती है, ठीक है ना, और जब हवा फैल जाएगी तो वी शेप का बन ही जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मिसिसिपी रिवर के मुहाने पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, आपने शेल्ट लिख दिया, कॉन्टिनेंटल शेल्ट नैरो पाया जाता है, बट यहाँ एरिया तो प्लेन है, क्योंकि यहाँ पे वैलीज बनी हुई है ना, साइक्लोन काफी ज्यादा बनते हैं तो यहाँ से सारी चीज खोल के नीचे ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अभी क्लियर हो जाएगा, जब मैं बोर्ड के पास जाऊंगा पूरा क्लियर दिखेगा बोर्ड। अभी आप ये ऑटो फोकस की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आपका, भाई फोर्थ रीजन कौन सा पूछना चाहते हैं उसको बताइए आप। निमज्जन क्या होता है? निमज्जन जब कोई भी एरिया ऐसा हो
कि मान लीजिए ये मैं आपको कोई भी लैंड पार्ट बना रहा हूं और इधर ओशन है। इस ओशन के सापेक्ष अगर कोई भी चीज नीचे की तरफ चली जाएगी तो दैट इज कॉल्ड निमज्जन होना, ठीक है ना। और अगर यहाँ ओशन के सापेक्ष ये चीज ऊपर उठ गई है तो दैट इज कॉल्ड उन्मज्जन होना। उन्मज्जन और निमज्जन, निमज्जन यानी नीचे धंस गई है, लेकिन किसके सापेक्ष? पानी के सापेक्ष। क्लियर? चलिए, कॉन्वेक्स स्लोप तो आप ऊपर से छत से दो चार पतीले भर के मिट्टी डालिए तो दीवार के पास वो स्लोप बनाएंगे और उसको देखना कौन सा स्लोप बना है वो, ठीक है ना। सिंपल सा प्रोसेस है। अपना अभी ब्लर ब्लर सारा ठीक हो जाएगा, बोर्ड के पास में जाऊंगा तब, घबराइए नहीं। आदर्श ढाल क्या होता है? आदर्श ढाल का मतलब है जहां पर रिवर्स कंटिन्यू बहती रहे, ठीक है ना, कंटिन्यू बहती रहे, वो आदर्श ढाल होता है। क्या लिखा आपने? गली अपर्दन क्या होता है? जब बारिश की वजह से छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, ये बनती है जहां पे सॉफ्ट सॉइल हो। सॉफ्ट सॉइल का मीन्स जैसे आपका चंबल रिवर है, और चंबल रिवर की वजह से इस पूरे एरिया में कौन सा रिवर है, कौन सा एरिया है आपको? मालवा प्लेट्यू के पास बहुत सारी गलियां बनी हैं, छोटी छोटी पतली पतली, वो गली इरोजन कहते हैं उसे, ठीक है ना। मार्जिनल सी, मार्जिनल सी का मतलब जो अपने यानी तट के बिल्कुल पास हो, ठीक है ना। ओशन के नाम किस ऑर्गेनाइजेशन फाइनलाइज करती है? ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना, सबके पीछे हिस्ट्री है। स्पिट और एस्चुरी में अंतर क्या होता है? बिल्कुल होता है। स्पिट क्या है? स्पिट तो है सेडिमेंट, और एस्चुरी क्या है? नदी का मुहाना। दोनों बहुत अंतर है। प्रकीर्ण और विस्तृत दिवा प्रकाश क्या होता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बोर्ड पे लिखता हूं। चलिए, परावली द्वीप या परावल भित्ति में क्या अंतर होता है? यानी कि अगर वो पानी से ऊपर निकल आए तो द्वीप बन जाते हैं, पानी से नीचे है सेडिमेंट तो भित्ति, सीधी सी बात है। मुकद्दर पूछ रहे हैं नदियों वाला, जब नदियां डिपोजिशन करेंगी तो उस एरिया में डिपोजिशन होगा तो पानी की गहराई कम हो जाएगी, ठीक है ना। और पानी की जब गहराई कम हो जाएगी तो वहां पे कॉन्डेंस शेल्फ बन जाएंगे, ठीक है ना। नदियों वाला विवर्तनिक हिमकाल हो गया है तो कौन सा बचा? अपर्दन बचा होगा। अपर्दन क्या है? पानी, मैंने आपको बताया था कॉन्टिनेंटल एरियाज में ओशन वाला जो इरोजन करेगा, पानी यहाँ से करेगा तो केव बनाएगा, पहले क्लिफ बनेगा। क्लिफ जब अंदर केव बन जाएगी, केव के ऊपर ब्लो होल बनेगा, और ब्लो होल से टूट के नीचे गिर जाएगा तो नीचे पूरा एरिया एक कम ढाल वाले एरिया में तब्दील हो जाएगा, और ये बदल जाएगा। और बदलने की वजह से कल मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था, इसे कहते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। इस वेव कट प्लेटफॉर्म की वजह से ये कम ढाल वाला एरिया क्या कहलाएगा? इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, क्या लिखा आपने सर? मैग्नेट के फॉर्मेशन के हिमकाल का कोई रोल होता नहीं। कल आपने मैपिंग भी करवाई थी क्या? कल कुछ नहीं कराया। कॉन्वेक्स स्लोप मैंने बता दिया है।
करेवा उसमें देखेंगे, जब इंडियन ज्योग्राफी आएगा तब अपन करेवा को भी देखेंगे। चाप झील और बरखान दोनों में ही सींग बने होते हैं, तो क्या उसको भी? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। निमज्जन में लैंड का नीचे जाने की कंडीशन कौन सी? विवर्तनिक होंगी, जिसकी वजह से ऊपर आएगा वैसे नीचे जाएगा, ठीक है। उत्तल ढाल क्या होता है? आप 2-4 परात मिट्टी डालो तो जो जिस ढाल को बनाएंगे वही होता है उत्तल ढाल, जो बीच में से उभरा हुआ हो और नीचे से यानी कि साइड से नीचे की तरफ हो। आपने क्या कहा आगे? इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या होती है? यानी कि जैसे आप बैठे हुए हो, आप अपने आप को हार्ड रॉक मानिए और आप सॉफ्ट मिट्टी में दबे हुए, हवा चलेगी, साइड की सारी सॉफ्ट मिट्टी उड़ जाएगी और आप दिखने लगोगे। इसी तरह से रॉक्स भी दिखने लगेंगी, ये कहलाती है इंसेलबर्ग। पर्वतों को विकिरण खिड़की क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर सबसे ज्यादा, यानी कि वहां पे एटमॉस्फेयर का लेवल कम है, तो सबसे ज्यादा लाइट आती है, वहां से टकराने के बाद वो फैल जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए जो लोग एवरेस्ट एरिया में या फिर किसी माउंटेनियस रीजन में जाते हैं, वो लोग सनस्क्रीन का यूज ज्यादा करते हैं ताकि उनकी स्क्रीन ज्यादा इफेक्ट ना हो। परावल द्वीप क्या होता है? परावल का मतलब है अगर सेडिमेंट बहुत ज्यादा जमा हो गया, उसकी वजह से अगर कोई भी ऐसा एरिया जो पानी से ऊपर आ गया है, उससे कहेंगे परावल द्वीप। इंडिया का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट में कौन सा ज्यादा डेवलप है और क्यों? डेवलप अगर देखोगे तो ईस्टर्न कोस्ट ज्यादा डेवलप है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न एरिया में दो ही आपके एरिया मिलते हैं, यानी कि कौन कौन से शहर हैं? मुंबई, एंड यहां पर आप देखेंगे बेंगलोर, ठीक है, और एक थोड़ा सा गोवा। लेकिन यहाँ पर जितनी भी सभी बड़ी सिटीज है वो सब यहाँ पर है इस एरिया में, ठीक है। तो अगर डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो डेवलपमेंट ज्यादा कहाँ पर है? ईस्ट में। वायु राशियां टॉपिक में करा चुका हूं, ठीक है। वायु राशियां टॉपिक मैंने करवाया है पूरा। वायु राशियां क्या होती है? जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों की कंडीशंस एक जैसी हो, यानी कि समान उसमें पाई जाए। हिमकाल जब आएगा तो तटों का अपर्दन होगा और तटों के अपर्दन होने की वजह से वो शेल्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। निमज्जन के अंदर कोई भी चीज नीचे जाती है, उन्मज्जन में कोई भी चीज ऊपर आती है। हो गया शायद आपके सारे डाउट्स। लोएस हवा के निक्षेप हैं, ये बारीक रेत होती है, ठीक है ना। और ऐसी रेत होती है जिसके अंदर की कोई भी आपको लेयर्स नहीं बनेंगी, इसके अंदर बिना लेयर वाला जो डिपोजिशन होता है उसे कहते हैं लोएस, ठीक है। चलिए आइए इधर। तो आज अपने पास में ये तो नॉर्मल डाउट है आपका। गोयाट, गोयाट का मतलब होता है कोई भी सी माउंट बना और सी माउंट को पानी ने लगातार काट के और इसको ऊपर से चपटा कर दिया, ठीक है। अगर इसकी हाइट 1000 मीटर से ऊंची है तो दैट इज कॉल्ड गोयाट। बात समझ में आया आपको? चलिए, हाँ, ऊष्मा ऊर्जा में अंतर जो आपने पूछा ये आपको बताएंगे, मैंने कहा ना बताएंगे। चलिए, ऊष्मा क्या होती है? जब दो कणों में एनर्जी के क्या होता है? टकराव होता है, तो उससे उत्पन्न होती है, ठीक है ना। ऊष्मा कब उत्पन्न होगी? जब एनर्जी के दो पार्टिकल एनर्जी की वजह से, यानी कि एनर्जी की वजह से कोई भी दो पार्टिकल्स अगर आपस में टकराएंगे या घर्षण करेंगे, उसकी वजह से जो हीट जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड ऊष्मा, ठीक है ना। ये कणों में गति की वजह से होती है। अब ऊर्जा स्टैटिक भी हो सकती है, ठीक है ना। स्टैटिक फॉर्म में भी ऊर्जा पाई जाएगी या डायनेमिक भी हो सकती है, ठीक है ना। ऊष्मा कब होती है? जब वो कण टकराएं आपस में,
टकराने की वजह से फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऊष्मा। चलिए, तो अभी सी माउंट क्या है? सी माउंट जिसके अंदर अपेक्स पाई जाए, चोटी मिले, और गोयार्ड क्या है? जिसमें चोटी ना मिले, और दोनों की हाइट लगभग 1000 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, आगे आइए। समुद्री कैनियन, जहां पर कॉन्टिनेंटल स्लोप्स बनते हैं, वहां पर सेडिमेंट काफी तेजी से नीचे जाएगा, और जब तेजी से नीचे जाएगा तो इस एरिया में वी शेप की गहरी गहरी घाटियां बनाएगा, यहाँ पे लंबी लंबी घाटियां। इन लंबी लंबी घाटियों को ही कहते हैं सी कैनियन, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट काफी स्लो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ढाल बढ़ जाने की वजह से काफी स्पीड से वो नीचे जाता है, और नीचे जब जाएगा तो वो काफी तेजी से इसको काटेगा, और काटने की वजह से यहाँ पे गहरी गहरी घाटियां मिलेंगी, जिन्हें कहते हैं सी कैनियन। बस समझ में आया? इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप, जब सेडिमेंट जाता है तो कुछ तरंगे भी उत्पन्न होती हैं, इन्हें कहते हैं टर्बिडिटी तरंगे, है ना, टर्बिडिटी तरंगे, यानी वो तरंगे जो कि सेडिमेंट के नीचे जाने की वजह से उत्पन्न होती हैं, उन्हें कहते हैं टर्बिडिटी तरंग, ठीक है। तो उनकी वजह से भी बनता है, लेकिन मेजर बनता है सेडिमेंट के नीचे जाता है तो उसको काटेगा, ठीक है, तो उससे बनेंगे सी कैनियन। विकिरण और विस्तृत दीवा प्रकाश क्या है? मान लीजिए जब लाइट आ रही है तो लाइट के रास्ते में कोई एक छोटा पार्टिकल आ जाए, और जब छोटा पार्टिकल आ जाएगा तो इससे पूरी पूरी लाइट फैल जाएगी, और जब पूरी लाइट फैल जाएगी तो इस फैलने की वजह से अब जो लाइट हमें मिल रही है, तो इस घटना को तो कहते हैं प्रकीर्ण, और जब ये लाइट फैलकर हमारी अर्थ पर पहुंचती है तो इसे कहते हैं विसरित दीवा प्रकाश, ठीक है ना। अगर लाइट फैल गई तो फैलने की घटना को कहते हैं प्रकीर्ण होना, लेकिन फैलकर जब ये अर्थ सतह पर पहुंचती है तो इसे कहते हैं विसरित दीवा प्रकाश। और सन से आने वाली जितनी भी लाइट है उसमें मैक्सिमम लाइट अगर हम देखेंगे तो वो कौन सी है? विसरित दीवा प्रकाश होती है। बात समझ में आई आपको? चलिए, एक्चुअली बात क्या है दोस्तों, मैं पिछले 4-5 दिनों से लगातार डेली कैमरा चेंज कर रहा हूं, और एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि कौन सा कैमरा ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो डेली मैं ऑनलाइन मंगा रहा हूं और डेली उसको रिटर्न कर रहा हूं, फिर एक नया मंगा रहा हूं और फिर उसे रिटर्न कर रहा हूं। तो आज ये दूसरा मंगाया जो कल वाला नहीं था। कल में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, तो कल वो भेज के मैंने आज दूसरा मंगाया, तो मैं आज इसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मुझे, तो अभी आज इसको रिटर्न करेंगे, कल दूसरा आएगा। टेंशन ना ले, 2-3 दिन में पूरा एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, लेकिन मैं पहले सेटिस्फेक्शन, मेरा मन होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, कल वाला अच्छा नहीं था, ठीक है ना। कल मुझे थोड़ा उसमें कम लगी। इसमें अब क्या है, ऑटो फोकसिंग आ गई है। अब ऑटो फोकसिंग आ गई है तो ये घोस्ट फोकसिंग कर रहा है, कभी आगे पीछे कर रहा है, और फिर मैंने सोचा कि इसको ये भी ठीक नहीं है, तो अभी लेते हैं 4K में लेते हैं, देखते हैं। मुझे सब मालूम है, मुझे भी दिख रहा है मेरा वीडियो यार, ऐसे बात नहीं है, तुम बताओगे तभी दिखेगा, मुझे मेरा वीडियो दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए, टर्बिडिटी तरंग क्या है कि जब सेडिमेंट नीचे जाता है तो सेडिमेंट नीचे जाएगा तो पानी में कुछ तरंगे उत्पन्न करेगा, उन तरंगों को कहते हैं टर्बिडिटी तरंगे, ठीक है ना। द्वीप चाप क्या होता है, ये तो आपको प्लेट टेक्टोनिक में बताया था सपना, कि माउंटेन बनेगा तो एक हिमालय जैसा पर्वत बनेगा और समुद्र के अंदर बना है, तो उसे कहते हैं द्वीप चाप। कब बनेगा? जब ओशियन की प्लेट टकराए।
नहीं, मेरे अच्छे दिखने ना दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बात यह है बोर्ड अच्छा दिखना चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए, हाँ इसमें भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा। आपका नेक्स्ट आया है फ्राइडे वाला। फ्राइडे वाले को तुम कह रहे थे कि वो बिल्कुल बोर्ड, उसमें बोर्ड घुमा हुआ आ रहा था, उसमें वाइड एंगल था 120 डिग्री का, और जैसे आप मैच वगैरह देखते हो तो वाइड एंगल से देखते हो उसको, और पूरा स्टेडियम जब वो दिखाते हैं तो स्टेडियम आपको गोल नजर आता है। तो उसमें वाइड एंगल लेंस लगा था तो उसकी वजह से पूरा बोर्ड घूम गया, और जब बोर्ड घूम गया तो वो आपके लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा था, इसलिए उसको भी चेंज करना पड़ा। अदरवाइज वो सही था, 1080p में था। चलिए खैर कोई नहीं, देखते हैं, कोशिश जारी है ना। आपकी क्लासें नहीं रुकनी चाहिए। चलिए, अगर एक लाइट और ऑन करेंगे तो सामने बोर्ड पर लाइट आएगी। सबसे हाईएस्ट सी माउंट कौन सा है, ऐसे कोई नाम नहीं होते, ठीक है। अगर वैसे आप देखोगे तो द एम्परर है, द एम्परर। चलिए, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, अपन को आज पढ़नी थी ओशन करंट्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये वो शेल्फ होती है, कॉन्टिनेंट के एरिया है जो कि 100 फैदम तक नीचे जाएंगे, लाइट 100 फैदम तक जाती है, तो ये इसे प्रकाश संश्लेषित क्षेत्र भी कहते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं मूवमेंट कर रहा हूं तो ये ऑटो फोकसिंग कर रहा है और उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। चलिए, देखो आपको पहले 3 चीजें सीखनी होंगी। सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रवाह, है ना। दूसरा आपको देखनी है तरंगे, और तीसरा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा स्ट्रीम। तो तरंगे पढ़ने से पहले 3 चीजें आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। प्रवाह क्या होता है, तरंगे क्या होती हैं, और स्ट्रीम क्या होती है। देखिए, प्रवाह होता है, मान लीजिए ये अपना ओशन है कोई, और इस ओशन में केवल ऊपरी सतह का पानी, ठीक है, ऊपरी सतह का यानी बहुत, यानी कम सेंटीमीटर मोटा, और हवा जिस डायरेक्शन में चले उसी डायरेक्शन में पानी भी चले, ठीक है। हवा जिधर चले पानी भी उधर चले, तो हवा को चलाने के लिए, हवा जब चलेगी उसकी वजह से, अरे ओशन करंट वाला ही पढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है ना, उसी को तो शुरू किया है। चलिए, तो जब हवा चलेगी तो ओशन की इस ऊपरी सतह का पानी भी उसके साथ साथ गति करेगा, और जब उसके साथ साथ गति करेगा तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा प्रवाह। तरंगे क्या होती हैं, तरंगों का मतलब होता है कि किसी भी दिशा में पानी का एक मोटी लेयर, पानी की एक मोटी लेयर मूवमेंट करे, ठीक है, और जब ये मूवमेंट करेगी तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तरंगे। स्ट्रीम क्या होती है, बहुत मोटा लेयर, पानी की बहुत मोटी लेयर, ठीक है ना, और बहुत मोटी लेयर जब किसी डायरेक्शन में मूव करेगी तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रीम। तो प्रवाह में याद रखना है, इसमें केवल हवाएं चलेंगी और हवाओं के साथ पानी की ऊपरी लेयर शिफ्ट होगी, ठीक है। और जब ऊपरी लेयर शिफ्ट होगी तो इसकी कोई निश्चित गति नहीं होती, कोई निश्चित दिशा नहीं होगी, लेकिन तरंगों में और स्ट्रीम में निश्चित गति भी होती है और निश्चित दिशा भी होती है। बात समझ में आया आपको, दोबारा सुन लीजिए। प्रवाह, इसको चलाने के लिए केवल हवाओं की आवश्यकता होगी, ऊपरी कुछ सेंटीमीटर मोटी लेयर है, यानी 1-2 सेंटीमीटर मोटी लेयर है जो हवा की दिशा में गति करेगी। इसमें कोई निश्चित गति या निश्चित दिशा नहीं होती, लेकिन तरंगों में और स्ट्रीम में केवल पानी के आयतन का फर्क है। तरंगों में कम आयतन होता है एज कंपेयर टू स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी एक बहुत मोटी पानी की लेयर किसी डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है। अब इन दोनों में ही निश्चित गति भी होती है और निश्चित दिशा भी होती है।
तो 2-3 चीजें आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए। मैं एक बार इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज कर लेता हूं। सेटिंग्स ठीक है। चलिए लिखो प्रवाह। नंबर फर्स्ट प्रवाह। लिखो हवा के चलने के कारण, हवा के चलने के कारण जब, हवा के चलने के कारण जब समुद्र की ऊपरी कुछ सेंटीमीटर मोटी परत, समुद्री जल की ऊपरी कुछ सेंटीमीटर ऊंची परत या मोटी परत हवा की दिशा में गति कर जाए, हवा की दिशा में गति कर जाए। ठीक है, आगे लिखें। इसमें कोई निश्चित गति व दिशा नहीं होती, इसमें कोई निश्चित गति व दिशा नहीं होती। सपना पूछ रही है टॉपिक क्या है। कल ही डलाया था टॉपिक आपको, ओशन करंट्स। ठीक है ना, आगे डालिए ओशन करंट। दूसरा तरंगे, तरंगे लिखिए। लंबी दूरी व निश्चित दिशा में चलने वाली, लंबी दूरी व निश्चित दिशा में चलने वाली समुद्री जल की एक मोटी परत, समुद्री जल की एक मोटी परत तरंग कहलाती है। तो इसमें याद रखना है, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो निश्चित गति होगी और दूसरा निश्चित दिशा होगी। ठीक है, नेक्स्ट डालिए स्ट्रीम। स्ट्रीम लिखिए। तरंगों से अधिक आयतन वाली, तरंगों से अधिक आयतन वाली निश्चित दिशा व निश्चित गति वाली, निश्चित आयतन व निश्चित दिशा व निश्चित गति वाली जल राशि स्ट्रीम कहलाती हैं। स्ट्रीम कहलाती है। चलिए अब एक थोड़ा सा स्टार पॉइंट डालिए और यहां पे डालिए इनके उत्पत्ति के कारक, उत्पत्ति के कारक। उत्पत्ति के कारक देखो भाई, कल अब यूपीएससी का रिजल्ट आया है और उसको देखकर तो आपको लग ही गया होगा कि आपको बहुत मेहनत करनी है। हिंदी मीडियम वाले को ये मान लीजिए बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, और जो लोग ये कहते हैं कि बिल्कुल प्योर हिंदी में ही पढ़ेंगे,
तो प्योर हिंदी की वजह से ये दुर्दशा हो रही है। तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक चीज तय है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मिडिल वर्ग है वो ही तय करता है कि देश किस डायरेक्शन में जाएगा। और मिडिल वर्ग ने ये तय कर लिया है कि हम अपने बच्चों को अब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे। मिडिल वर्ग ने तय कर लिया है, गरीब इंसान के तय करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो मिडिल वर्ग ने, अगर मिडिल वर्ग थोड़ा सुधर जाए और मिडिल वर्ग यह तय कर ले कि हम अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे, तो आजकल मिडिल वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मिडिल वर्ग ने हिंदी मीडियम स्कूल से नाम कटाया और उसने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दिया है। बस समझ आ गया आपको। हाई क्लास वो तो पहले से इंग्लिश मीडियम में थी, और गरीब क्लास कभी आ ही नहीं सकती इंग्लिश मीडियम, वो तो गांव के सरकारी आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो वो लोग देश की दिशा को तय नहीं करते। देश की दिशा को तय करते हैं आप और हम जैसे लोग, ठीक है। और हमने क्या किया कि आजकल अपने बच्चों को कहां पढ़ा रहे हैं हम? इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और ये बात गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है, और गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी मीडियम से कितने सिलेक्शन आए कितने नहीं आए, क्योंकि अभी लोगों की सबकी एक ही सोच बनी हुई है कि अब बच्चे पढ़ेंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में पढ़ाना नहीं है। तो उन्होंने भी सोच लिया है कि अब जब हिंदी मीडियम में क्वालिटी ही नहीं आ रही है तो इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट करो। और दूसरी एक बात और, देखिए भारत में हमेशा जितनी जो डिसीजन मेकिंग की जो पोस्ट रही है या बड़ी पोस्ट रही है, उस पर या तो हाई क्लास या मिडिल हाई क्लास का वर्चस्व रहा है। लेकिन क्योंकि उसको थोड़ा दिखाना भी है यूपीएससी को, और इस वजह से वो कुछ गरीब इंसानों को भी उसमें ले लेता है। ऐसी बात नहीं है कि उसमें पार्शलिटी नहीं होती है, वहां पे पार्शलिटी होती है। 2005 के अंदर वहां से एक मेंबर को वहां से हटा दिया बिल्कुल चोरी छुपके, और खबर बाहर तक नहीं आई, ठीक है। बहुत सारे इस तरह की होती हैं। क्या लिखा? दीपिका कह रही है, सर आई कैन आस्क वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मीडियम ऑफ एग्जाम। माई इंग्लिश इज गुड बट आई कैन ओरिजिनली थिंक इन हिंदी, दैट्स व्हाई आई सेलेक्ट हिंदी मीडियम। कोई बात नहीं, तो इंग्लिश पे आप स्विच कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल वर्ग है वो सोच नहीं रहा है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मुझे मान लीजिए बहुत अच्छा पैसा कमाना है तो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम में अपनी बुक लिखूंगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में चीजें कॉपी करना बहुत आसान है, ठीक है ना। चीजें कॉपी करना मतलब विदेशों से जो राइटर्स लिख रहे हैं वहां से कोई भी सामान उठाया, उसको बुक में चिपकाया और यहाँ पे दे दिया। लेकिन हिंदी मीडियम में उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दैट्स उसके बाद उसे क्या करनी पड़ेगी, आपको बुक्स लिखनी पड़ेंगी। इसलिए कोई अच्छी बुक्स और मटेरियल लिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो पुरानी बुक्स या पुराने चल रही हैं वो पुराने ढर्रे पे ही चलती आ रही हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि जो चीजें टीचर बताए वो बहुत कुछ सोच समझ के आपको बता रहा है, फिर भी उससे बार बार ये सवाल ना पूछे, सर एनसीईआरटी ही बेस्ट रहेगी क्या, या जो भी है सर ये बुक पढ़नी ही पड़ेगी क्या। तो एक दो बार टीचर कहेगा कि नहीं पढ़नी पड़ेगी, पढ़नी ही तो पड़ेगी। लेकिन जब 3-4 बार और ज्यादा पूछेंगे तो कहेंगे नहीं एनसीईआरटी से भी हो जाएगा, कोई बात नहीं एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि टीचर पीछा छुड़ाना चाहेगा, ठीक है। थोड़ा उसको भी देखिए। स्ट्रेटेजी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की एक जैसी होती है। आप इंग्लिश पे कमांड रखिए, ठीक है। अगर आप कमांड का मतलब आप उसको पढ़ सकें और थोड़ा लिख सके, इतना होना चाहिए आपके पास में। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम अंग्रेज बन जाएं, वैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम पढ़ सकें लिख सकें इंग्लिश को, उतना अगर आप में है। तो कहीं पर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फटाफट आपने इंग्लिश वर्जन देखा उसका और आपको चीजें समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम में गूगल ट्रांसलेट करता है और वो ऐसे लगता है कि पता नहीं उन्होंने ही हिंदी की कोई रचना करी हो, और ऐसे ऐसे शब्द वो ढूंढ कर लाते हैं जिसको अगर आप सुन लोगे तो आप मर जाओगे, ठीक है ना। तो वो शब्द आपके पल्ले नहीं पड़ेंगे। और मुझे कई बार हद होती है कि कुछ बच्चे ये पूछते हैं, सर हिंदी के लिए कौन से डिक्शनरी खरीदें, यानी शब्दों की पहचान के लिए।
मतलब उसको ये वो टेंशन आ गई आजकल के जो शब्द आ रहे हैं उनको कैसे पहचाने। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे पहली चीज है आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखिए, और दूसरी आप वरीयता दीजिए कि आपको बहुत अच्छी हिंदी आए लेकिन अच्छी आपको इंग्लिश भी आ रही हो। ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम में है उनको हिंदी नहीं आती, वो भी हिंदी का पेपर क्लियर करने के बाद ही यहां पर आते हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले को भी हिंदी सीखनी ही पड़ती है, उसके लिए भी उतना ही टफ है। अब सोचिए कि आप लोग तो थोड़ा बहुत फिर भी इंग्लिश में काम कर लेंगे, लेकिन जो चेन्नई का है, तमिलनाडु का है, वो भी तो हिंदी सीख करके एग्जाम क्लियर कर रहा है भाई। क्या वो ऐसा नहीं सोचेगा कि हिंदी को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, पूरा पेपर इंग्लिश मीडियम में आए तो हमारे लिए थोड़ी सहूलियतें हो जाएं। तो सहूलियत को छोड़िए, थोड़ा इंग्लिश सीखिए। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए, हाँ ऐसा कर सकते हैं आप कि फॉर्म हिंदी में फिल कर दिया है, आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कर सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है जीएस का पेपर आप हिंदी में लिखे और ऑप्शनल अपना इंग्लिश में लिख लें। ठीक है, ये भी ऑप्शन होता है। देखिए, नंबर फर्स्ट कारक, गुरुत्व आकर्षण बल। गुरुत्व आकर्षण बल। अब देखिए, गुरुत्व आकर्षण बल कैसे इफेक्ट करेगा। इक्वेटर लाइन पर क्या होता है, ग्रेविटी लगभग 0 होती है यहां पर, और पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, मैक्सिमम। बात समझ में आई आपको। तो यहां से पानी थोड़ा उठा हुआ रहेगा और यहां से पानी थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा, ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि पोलर एरिया में ग्रेविटी ज्यादा है तो वहां चीजें नीचे की ओर थोड़ी दबती हैं, तो पानी के अंदर एक नेचुरल फ्लो बनता है, नेचुरल स्लोप बनेगा, और इस स्लोप की वजह से इक्वेटर एरिया से पानी स्लिप होकर कहां जाएगा, पोलर एरिया में जाता है। मैं भी सेपरेट सेपरेट कारण आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। इन सबको जब लिखेंगे तो इनका अलग अलग चीज हो जाएगी कि अन्य कारक अगर समान रहे तो एक कारक ये उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा होगा कि गुरुत्व आकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटी इक्वेटर लाइन पे लगभग कम है या 0 है, पोलर एरिया में ज्यादा ग्रेविटी है, इसकी वजह से यहां पर पानी थोड़ा दबा हुआ है और पानी इधर से इधर शिफ्ट कर गया है। ठीक है। नंबर सेकंड, नंबर दूसरा कारण, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अवर अर्थ। ठीक है। कैसे करेगी, याद करिए जब मैंने आपको अंदर मैग्नेटिज्म जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर वाले कोर में, यानी कोर जहां पर अपना बना है, तो इसके आउटर कोर में पिघला हुआ मैग्मा भरा हुआ है, और ये हर साल किधर शिफ्ट हो रहा है, वेस्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि अर्थ जिस स्पीड से घूमती है, ये लिक्विड उस स्पीड से घूम नहीं पाएगा, और जब घूम नहीं पाएगा तो ये वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो भी पानी इसके ऊपर है, अर्थ क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है, इसलिए पानी हमेशा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। ठीक है। क्योंकि अर्थ किधर घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट। सेम वही कंडीशन है, ये अपना रूल है न्यूटन का। क्योंकि जैसे कोई बस चलेगी और आप उसके अंदर हैं, जो बॉडी उसके टच में है वो तो उसी स्पीड से आगे जाएगी, लेकिन जैसे ही वो चलेगी तो आप पीछे की तरफ धक्का खाएंगे। अभी मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, दो अच्छा ठीक है, मैं भी शाम को अभी थोड़ा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी लास्ट में टाइम देख करके क्या क्या पढ़ना है आपको ईयर बुक में। ईयर बुक का देखो मसला ऐसा है, अगर आप करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं आप, तो आपको ईयर बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस समझ गए आप। अगर आप न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, अब देखिए चीजें आती हैं,
करंट अफेयर भी दो तरह से मार्केट में है, एक है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक होता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आप देखिएगा प्री को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं? मेरा मानना है कि मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्री। ठीक है, प्री का एग्जाम एक स्ट्रेटेजी का एग्जाम है। प्री के अंदर बहुत ज्यादा, अगर आपने बहुत ज्यादा जीएस पढ़ा है तो आप 40 से 45 क्वेश्चन कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 50 क्वेश्चन करने में आपकी जान निकल जाएगी, ये मेरा दावा है। किसी टीचर को भी बैठा दोगे ना तो वो 50 क्वेश्चन करेगा ज्यादा से ज्यादा, लास्ट 100 में से 100 कोई नहीं करता। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, इक्वेटर से रॉकेट लॉन्च ज्यादा होते हैं। तो किसी टीचर को बैठाओगे तो वो 45 से 50 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकता, उसके पसीने छूट जाएंगे। तो 100% की उम्मीद तो टीचर से भी ना करे तो आप तो किस खेत की मूली हैं? बात समझ गए आप? तो अपनी पहले चीजें पहचाने कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो एक चीज आप तय मान के चलिए, ठीक है ना? तो टॉपर जिसने सॉल्व किए थे वो पहले से आईआरएस है, और अब उसके बैकग्राउंड देखो आप, कहां से पढ़ा हुआ है कहां से नहीं पढ़ा हुआ है। वो क्या था? आईआईटीएन था, कंप्यूटर साइंस से। ठीक है ना? अरे तो 90 क्वेश्चन जिसने सॉल्व किया तो सी सेट मारा है उसने। ठीक है ना? तो आपको जो चीज आपको रोकेगी वो रोकेगा सी सेट, जिसको आप बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं बहुत से लोग देखता हूं जो सी सेट को बहुत हल्के में लेते हैं कि महीने के लास्ट में कभी देख लेंगे, या एक महीने में 2-4 दिन पढ़ लिया तो भी काम हो जाएगा। जो आपको मेन रोक रहा है वो है सी सेट, और सी सेट में भी जो सबसे ज्यादा आपको रोक रहा है वो है इंग्लिश। उसका जो आप घर पे बैठ करके तोड़ निकालते हैं, उसका एक ही तोड़ आप निकालते हैं कि हम पैराग्राफ पढ़ करके और अपने आंसर कर लेंगे, यानी कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन जितना कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने में आप टाइम बर्बाद करते हो, उतना पड़ोसी बैठ करके 5 क्वेश्चन निपटा गया। बात समझे आप? और कई बार तो कॉम्प्रीहेंशन समझ में नहीं आता, हम दोबारा कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने बैठ जाते हैं। तो आप जो सबसे अच्छा समझते हैं कॉम्प्रीहेंशन, वास्तव में वो काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसके लिए आपको थोड़ा इंग्लिश का सिलेबस देखिए, बहुत ज्यादा नहीं पूछता, 12th क्लास तक की चीजें हैं। कहता तो 10th क्लास है, लेकिन 12th क्लास तक की चीजें कवर कर लोगे इंग्लिश में तो दैट इज इनफ। ठीक है ना? तो आप उसके ऊपर उतनी ही मेहनत करें जितना जीएस में कर रहे हैं, क्योंकि जीएस में आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकते, इसकी गारंटी है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप चाहे 10 साल पढ़ लीजिए, ब्रह्मा जी खुद पेपर करने आ जाए तो वो नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो जो सी सेट आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें कम टाइम में आप उसको तैयार कर सकते हो, लेकिन आपने कभी टच नहीं किया तो आपको डर लगता है। उस डर को बाहर निकालिए और अपने आप को तैयार करिए। ठीक है ना? बहुत ज्यादा जीएस पे पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। जीएस उतना ही पढ़िए जितना आपको मेंस में उसकी जरूरत है। प्री में काम चलाना है और मेंस में जिसकी जरूरत है उतना पढ़िए। जीएस में मास्टर बनना है इसके लिए मत पढ़िए। ठीक है ना? कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री का मास्टर हो जाऊं, कुछ लोग फैक्ट के पीछे भाग रहे हैं, बहुत से कारण हैं। ठीक है? तो उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है, और इसलिए पानी किधर जा रहा है? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। ये चीजें अपने आप नोट करते रहिएगा। ठीक है ना? सी सेट के लिए क्या बेस्ट रहेगा? तो सी सेट के तो क्लासेस चलेंगी आपकी, या चल रही होंगी। ठीक है ना? ध्रुव सर पढ़ा रहे होंगे आपको, या उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन सी सेट को हल्के में मत लीजिए। नेक्स्ट, नंबर 3 कारण, कोरियोलिस बल। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि सी सेट की जब क्लासें किसी कोचिंग में लगती हैं, तो हिंदी मीडियम के बैच में केवल अगर 100 का बैच है मान लीजिए, तो उसमें 20 ही 25 लोग मिलेंगे। 75 लोग तो भाग ही गए कि सी सेट है, बहुत हल्का है, कोई बात नहीं, है ना, मैथ है कर लेंगे, कंसेप्ट थोड़ी है।
और वहां पे फिर आपका तेल निकलता है फिर फ्री के अंदर। कोरियलिस फोर्स क्या है? आप जानते हैं कि हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में घूमती हैं, और उसी दिशा में मैंने बताया था आपको प्रवाह और या करंट जो भी चलेंगी वो किससे चलेंगी? हवा, पवन। तो पवन चलेगी, और पवन क्योंकि कोरियलिस फोर्स की वजह से राइट एंड लेफ्ट की तरफ टर्न करती है, तो ओशन करंट भी इसी डायरेक्शन में टर्न करेंगे। ठीक है ना? तो कोरियोलिस बल। ठीक है, तो ये तीनों क्लियर है आपको? इन तीनों में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना? सेकंड पृथ्वी का घूर्णन, एंड थर्ड कोरियोलिस इफेक्ट। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नंबर नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूं। आपने अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए आप। गुरुत्वाकर्षण बल, बस शॉर्ट में लिखो इनको क्योंकि चीजें सीखनी है। ग्रेविटी इक्वेटर पे 0 है, पोल पे ज्यादा है, तो पानी किधर शिफ्ट होता है? इक्वेटर टू पोल। ठीक है ना? वॉइस अटक रही है? अटक नहीं रही, तुम्हारा नेटवर्क अटक रहा होगा। वॉइस तो क्लियर है, वीडियो का हो सकता है। ठीक है ना? अब जो चीज आपको समझनी है वो पढ़ना है आपको एक्समैन लॉ। ठीक है? एक्समैन्स लॉ। EKMANS, एक्समैन्स लॉ। अब ये एक्समैन्स लॉ है क्या? ठीक है, देखिए, मान लीजिए कोई भी हवा किस दिशा में जा रही हो। अब हवा जिस भी दिशा में जाएगी, अब ये कोरियलिस फोर्स को भी रिपीट करवाओगे तो मैं अब तुमको मारूंगा पकड़ के। मैंने आपसे कहा था कि आपको क्लाइमेटोलॉजी अच्छी करनी है। क्लाइमेटोलॉजी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, और अब मैं क्लाइमेट में कहीं पर अगर मान लीजिए आपसे बात कर रहा हूं कि समताप मंडल में कुछ और मिलता है, तो आपको सिर्फ समताप मंडल समझा दीजिए होता क्या है, तो फिर तो आपका कांड हो जाएगा। क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं, अब उसके ऊपर अगर आपको फिर भी क्लियरेंस चाहिए, कोरियलिस फोर्स आपके घूमने की वजह से फोर्स लगता है किसी भी चीज पर, जिससे हवाएं या धाराएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड। बात समझ गए आप? चलिए अब इसको समझिए। अगर मानिए कोई भी हवा किसी भी दिशा में जब जाती है, तो पानी की धारा इससे 45 डिग्री के कोण पर जाएगी। ठीक है? एक्मैन्स आदमी का नाम है किसी का जिसने ये नियम को बताया है, इसलिए इस नियम को कहता है एक्मैन्स लॉ। हवा जिस दिशा में जाती है, पानी की धारा उससे 45 डिग्री के एंगल पर मुड़ जाती है। ऊपरी सरफेस का पानी, ध्यान रखना, पूरा पानी नहीं, ऊपरी सरफेस का पानी। इसके नीचे वाला, अब इनका एंगल कम होता जाएगा। ठीक है? नीचे वाले का एंगल कम हो जाएगा, और सबसे नीचे पानी इसके अपोजिट हो जाएगा। किसके? ऊपर वाली के। ऊपर किधर जा रहा था? 45 डिग्री। नीचे कहां जाएगा? अपोजिट। याद करिए, मैंने आपको ये चीजें पहले सिखाई थी कि जहां पर ऊपर से पानी शिफ्ट होता है, जब इधर से पानी शिफ्ट होता था तो यहां से ठंडा पानी निकलता था, यानी कि पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा। मैंने बताया था कि पानी का उद्वेलन होता है, तो उद्वेलन क्यों होता है? एक्समैन लॉ। बात समझ गए आप? एक्मैन्स लॉ के अकॉर्डिंग ऊपरी सरफेस का पानी हवा की दिशा के 45 डिग्री कोण पर, उसके निचली परत का, यानी कि पानी इतना मोटा है, मान लीजिए पानी की गहराई काफी ज्यादा है, तो इस वाले पार्ट के अंदर तो 45 डिग्री जा रहा होगा, थोड़ा और गहराई में आएंगे तो एंगल अब कम होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे ये एंगल अपोजिट हो जाता है।
तो गहराई के अंदर पानी ऊपरी सतह के अपोजिट चलता है, ठीक है, इसे कहते हैं एकमैन्स लॉ। तो इसको लिख लीजिए आप सभी, पहले इसको बना लीजिए और उसके बाद इसको मैं लिखा देता हूं, लिख लिए। क्या लिखा आपने? अपोजिट होने का रीजन क्या है? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होना। क्रिया प्रतिक्रिया तो नियम पढ़े होंगे आपने साइंस में। लिखिए एकमैन्स लॉ, लिखिए एकमैन्स नियम के अनुसार जब जब हवा की दिशा में जल की ऊपरी सतह गति करती है, तो वह 45 डिग्री के कोण पर गति करती है। यह ठीक, इसको समझते हुए लिखिए आप, यह ठीक हवा की दिशा में इसलिए गति नहीं करता, यह हवा की दिशा में इसलिए गति नहीं करता क्योंकि जल के अणु, मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान रखिए, कर्षण। कर्षण का मतलब क्या होता है? जिस फोर्स की वजह से पानी के दो अणु आपस में जुड़े हुए हैं, तो नीचे वाला अणु ऊपर वाले अणु को उस दिशा में जाने से रोकेगा। बस समझ गया? इसे कर्षण फोर्स कहते हैं। एक होता है घर्षण, घर्षण का मतलब उस दिशा में जाना, कर्षण होता है खींचना। तो क्योंकि ऊपर वाले पानी को जाने से रोकेगा नीचे वाला अणु, ठीक है ना, और इसे कहते हैं कर्षण फोर्स। इसकी वजह से वो हमेशा कहा जाएगा 45 डिग्री के कोण पे जाएगा, हवा की दिशा में ही नहीं जाएगा। ठीक है, लिखिए, क्योंकि पानी का निचला अणु, क्या लिखा आपने लास्ट में? मैंने क्या लिखा था लैंग्वेज? कोई बता सकता है कि मुझे? क्योंकि अणु, ठीक है, क्योंकि अणु अपने निचले अणुओं के साथ कर्षण करता है। पानी का अणु अपने निचले अणुओं के साथ कर्षण करता है, परंतु इसी कर्षण बल के कारण, निचले संस्तरों में पानी की गति कम हो जाती है, निचले संस्तरों में पानी की गति कम हो जाती है, और घर्षण का प्रभाव भी कम होने लगता है, और घर्षण का प्रभाव भी कम होने लगता है। मैं आपके कैमरा और साउंड के चक्कर में पिछले 4 दिनों से पढ़ा नहीं हूं।
ठीक है, मैं इसी के एडजस्टमेंट पे लगा हूं। ठीक है, लिखिए आगे। इस कारण प्रत्येक निचले संस्तर पर, हाँ भाई, डेली कैमरा की डिलीवरी हो जाती है, 100 रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं बस। ठीक है ना, चलिए लिखिए। प्रत्येक निचले संस्तर पर कोण कम होता जाता है, कोण कम होता जाता है। यह विशेष रूप से, यह विशेष रूप से प्रत्येक संस्तर पर बढ़ते घनत्व, कोमा लगाइए, तापमान की विभिन्नता, लवणता, व घर्षण बल आदि के कारण होता है, आदि के कारण होता है। और देखिए, आप लोग भरोसा रखिए, आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को करवाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, लेकिन करिए उतना ही जितना आपको कहा जाए। अपनी मर्जी से कुछ भी मत उठा के पढ़ने शुरू कर दीजिए, उससे केवल आपका टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपसे जो काम करने के लिए कहा जाए वो काम करिए, या पहले अपने मन की कर लीजिए और बाद में 1-2 साल बाद दोबारा पूछ लीजिए सर क्या करना है ना, तब कर लेना। तो आप वो काम करिए जो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं। गारंटी मेरी है कि क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन हम करेंगे भी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, घटिया बढ़िया कोई सी बुक में कुछ पढ़ लिया, अब ये कंसेप्ट कहीं पर 2 ही लाइन का लिखा है तो अपन एग्जाम में 2 ही लाइन लिख कर आ गए, तो बहुत सारी दिक्कत आ जाएंगी। ठीक है ना, इसमें ग्रेविटी कोई रोल नहीं है। ग्रेविटी कहां लिखाया है मैंने, इसमें लिखाया है घनत्व, तापमान, घर्षण, लवणता। तो आखिरी अटेम्प्ट में तो मुझे कॉल कर लेना, नंबर तो तुम्हारे पास है मेरा, फोन कर लेना अगर दिक्कत आए तो तुम्हें कुछ। चलिए, ये कारण होता है। आगे लिखिए। सबसे निचले संस्तर में, सबसे निचले संस्तर में पानी के प्रवाह की दिशा, पानी के प्रवाह की दिशा एकदम विपरीत हो जाती है, एकदम विपरीत हो जाती है। यही कारण है कि, यही कारण है कि समुद्र में जलधाराएं या जलधाराओं में विसर्पित, विसर्पित प्रवाह पाया जाता है, यानी कि वो सांप की तरह चलती है। विसर्पित प्रवाह पाया जाता है, यही कारण है कि समुद्री जलधाराओं में विसर्पित प्रवाह पाया जाता है। विस्थापन जल का शुद्ध परिवहन, एक स्टार पॉइंट डाल के लिखो, विस्थापित जल का शुद्ध परिवहन जब 90 डिग्री के कोण पर होता है,
जब 90 डिग्री के कोण पर होता है तो उसे एकमैन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो उसे एकमैन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जल में यह विस्थापन उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड व दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड होता है। उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड व दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड होता है। हो गया? बस एक लास्ट लाइन लिख लीजिए। ये तो हो गया आपका। लिखिए, प्रवाह के विभिन्न संस्तर, यानी इसमें जब जल विस्थापित हो रहा है या विस्थापन में विभिन्न संस्तर, जल के विस्थापन में विभिन्न संस्तर एकमैन लेयर कहलाते हैं। एकमैन लेयर कहलाते हैं। विभिन्न संस्तर एकमैन लेयर कहलाते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट कारण। 4 कारण हो गए। अब लिखिए, ये कौन शिव जो अपना हैंड रेज कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखें अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो। नंबर 5th पॉइंट, लवणता। लवणता, यहां ध्यान रखें आप कि जहां पर कम लवण वाला पानी है वो थोड़ा उठा हुआ रहेगा, लेकिन ज्यादा लवण वाला पानी है वो नीचे धंसा हुआ रहेगा। तो पृथ्वी पर कहां पे लवणता ज्यादा मिलेगी? उस एरिया में जहां पे रेनफॉल नहीं हो रही है या एयर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, उस एरिया में लवणता ज्यादा मिलेगी। और जिस एरिया में ज्यादा बारिश हो रही है या लो प्रेशर है ऊपर, वहां पर क्या मिलेगा? आपको पानी थोड़ा उठा हुआ मिलेगा। तो कम लवणता वाले एरिया से पानी किधर शिफ्ट होता है? ज्यादा लवणता वाले रीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें सीधा सा एक पॉइंट लिख लें कि जल कम लवण वाले क्षेत्रों से अधिक लवण वाले क्षेत्रों की ओर जाता है। जल कम लवण वाले क्षेत्रों से अधिक लवण वाले क्षेत्रों की ओर जाता है। हो गया? नेक्स्ट कारण, पवनों की दिशा। पवनों की दिशा कि जिधर भी जाएगा तो पवन उसके साथ घर्षण करेगी पानी के साथ, और पानी उसी दिशा में मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, हाँ बोलिए शिव, क्या नाम, शवि क्या नाम है, जो भी है अपना। मुझे क्वेश्चन आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप?
तो पवनों की दिशा, पवन जिधर जाएगी पानी के ऊपर घर्षण करेगा और पानी उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल में एयर प्रेशर, इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? वायु दाब। वायु दाब, तो वो सेम यही ऐसे ही काम करेगा। जहां पर लो प्रेशर होगा वहां से पानी हमेशा हाई प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा। पानी हमेशा, वो समझा देंगे अभी, ठीक है? पहले जो ये क्वेश्चन करिए एंगल वाला, समझा देंगे दोबारा। पानी हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट, तटों की आकृति। तटों की आकृति, और मैं लास्ट में आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से देने वाला हूं, और उस क्वेश्चन को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए, ठीक है? तटों की आकृति, ये इन पे से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहां से आप बहुत वरी नहीं हो, ये आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें सीखनी है। पीटी में क्वेश्चन आ सकता है लेकिन मेंस में यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? लवणता कहाँ ज्यादा होगी कहाँ नहीं होगी, मैंने बताया कि जहां बारिश नहीं होगी वहां पे लवणता ज्यादा है, जहां बारिश नहीं होती या बारिश जहां पर होती है वहां लवणता कम है। तो क्लाइमेटोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम है कहाँ कहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, पता है ना? और कहां पर नहीं होती ये भी पता है आपको, कहाँ डेजर्ट बनते हैं। अगर आपका क्लाइमेटोलॉजी पे पकड़ है तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सारी वही तो है, पवनों की दिशा, वायु दाब, लवणता, सारा वहीं से जुड़ा हुआ टॉपिक है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कोई भी चीजें अलग नहीं, ऐसा नहीं कि ओशनोग्राफी अलग है, ठीक है? जो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा तो हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लासेस करने से कोई फायदा ही नहीं होगा, तो वो ऐसा ना सोचें, ठीक है? डटे रहें, जब मुसीबतें आती हैं तो ही इंसान की वैल्यू समझ में आती है कि इंसान क्या काम करेगा। बस समझ में आया? इंसान का उसी टाइम पता लगता है। तो इस टाइम आपको आपका क्लाइमेटोलॉजी दोबारा से एक बार कवर करने का मौका मिल जाएगा। अगर पढ़ा हुआ है तो चीजें सीखने में टाइम लगेगा ही नहीं। जहां कंफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब वो टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तटों की आकृति। नेक्स्ट, नीतल के उच्चावच, समुद्र में नितल उच्चावच। जो कल अपन ने पढ़े हैं, समुद्र में मिलने वाले नितलीय उच्चावच, यानी गहराई में जो भी उच्चावच मिलते हैं वो सभी भी इसको प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए किसी करंट के रास्ते में कोई सी माउंट आ गया तो भी उसका दिशा परिवर्तित हो जाएगी, या धारा दो पार्ट में डिवाइड भी हो सकती है, ठीक है? तटों की आकृति है तो उसमें अगर हवा भी जा रही है तो तटों की जो शेप होगी उसी को फॉलो करेगी, तट को नहीं काट सकती बहुत ज्यादा, ठीक है? तो कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? और एक और लिख लीजिए, मानसून, मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं, ये हवाएं भी क्या करती हैं? इन धाराओं की दिशाओं को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी, क्योंकि आप जानते हैं मानसून में या जिन एरिया में मानसूनी क्लाइमेट मिलती है उन एरियाज में नॉर्मल टाइम में हवाएं कहां चलती हैं? ऐसे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, या नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट का हो, ठीक है? एंड ट्रेड विंड चलती हैं। लेकिन जब मानसून आता है तो हवाएं एकदम अपोजिट हो जाती हैं, वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलती हैं ड्यूरिंग मानसून सीजन। और मैंने आपको लिखाया था कि हवाओं की दिशा में होने वाला परिवर्तन ही मानसून होता है। तो अब हवाओं की दिशा बदल गई तो वहां पे सारे नियम फेल हो जाएंगे। अब कौन डोमिनेट करेगा?
मानसूनी हवाएं, तो ये करंट को विपरीत डायरेक्शन में भी ले जाएंगे, ठीक है ना। उसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे, वो भी आपको सीखना है। तो कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। अब अपना एटलस खोल लीजिए, वन बाय वन सभी चीजों को देखते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था 4 कॉलम्स आपको बनाने हैं, 1 2 3 3 एंड 4, ठीक है। चार कॉलम आपको बनाने हैं, क्लियर। तो 4 कॉलम में क्या क्या लिखाना था आपको, और ये पूरा रजिस्टर खोल करके बनाए, एक ही पेज पर चारों चीजें ना बनाए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। तो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है आपको, धारा का नाम, ठीक है। सेकंड कॉलम में लगना है स्थान कहां पे चलती है वो। तीसरे कॉलम में आपको लिखना है कारण, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो चलती है। और चौथे स्थान पे लिखना है, यानी चौथे कॉलम में लिखना है प्रभाव, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वर्ल्ड की क्लाइमेट पर पड़ेंगे, या और कौन कौन से रीजन है जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है, या उसके करंट के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पैसिफिक ओशन की करंट, और उसमें भी नॉर्दर्न पैसिफिक में, ठीक है, नॉर्दर्न पैसिफिक की करंट। तो उत्तरी प्रशांत, उत्तरी प्रशांत, और उत्तरी प्रशांत में भी सबसे पहले पढ़ रहे हैं गर्म जलधाराएं, उत्तरी प्रशांत में चलने वाली गर्म जलधाराएं, क्लियर। चलिए तो एटलस अगर आपने खोल लिया, या एनसीईआरटी की जो बुक आपने खोली होगी, वहां पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, पहली जो करंट है उसका नाम है आपका नॉर्दर्न इक्वेटेरियल करंट, यानी कि तरंग या धारा, नॉर्दर्न इक्वेटेरियल करंट यानी उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। तो विषुवत रेखा के पास ही देखोगे आपको मिल जाएगी नॉर्दर्न इक्वेटेरियल करंट, नॉर्दर्न इक्वेटेरियल करंट, ठीक है। मिल गई क्या भाई, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। कहां मिलेगी ये, आप इधर देखेंगे आपको मिलेगी, इधर आपका रीजन है कनाडा, कैलिफोर्निया, ये रीजन होगा, और इधर आपका एशिया वाला पूरा रीजन है, ये इंडिया, ठीक है। तो यहां पर मिलेगी आपको, कहां से चलती है ये चलेगी, इधर देखिए बोर्ड पे सारे, ये कैलिफोर्निया से चल रही होगी और इस तरह से यहां तक पहुंच रही होगी, ठीक है। पैसिफिक ओशन में चल रही है, ध्यान रखिए पैसिफिक ओशन में आपको देखना है। एटलस में पेज नंबर 109 है ना, उसके आसपास होगी। प्रीति सर पेज नंबर बता दीजिए, पेज नंबर लगभग 109 के आसपास है, ठीक है। और अगर आप कोई ना कोई एडिशन अगर अलग है तो उसके आगे पीछे देख लीजिए, या एटलस में बाहर जाकर के इंडेक्स दिया वहां से देख लीजिए, ठीक है। हाँ 107 हो सकता है, 109 हो सकता है, जो भी है। पुरानी अगर बहुत ज्यादा है तो 102 पर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहली करंट आप नोट करिए, नॉर्थ ईस्ट इक्वेटेरियल करंट, यानी कि नॉर्दर्न इक्वेटेरियल करंट, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा।
कोई ऐसा है क्या जिसको नहीं मिली अभी तक? ये मुझे, आप लोग हैंड रेज मत करो, आप लोग मुझे मैसेज करो किसको नहीं मिली है। मैंने आपको मैप भी बना दिया और फिर भी आपको नहीं मिल रही है। कहां से कहां तक चलती है उसको तो छोड़ दीजिए, पहले आपको ये मिली क्या नहीं मिली वो बताइए। तो एटलस में क्यों नहीं मिलेगी? अगर जलधारा चैप्टर आपके पास निकल गया है तो वहां पे देखिए गर्म और ठंडी जलधाराओं का मैप दिया हुआ है, तो उस मैप में देखिए। और अगर वहां भी नहीं मिल रही तो एनसीईआरटी खोल लीजिए, उसमें दी हुई है। एनसीईआरटी खोल लीजिए, एनसीईआरटी में आपको दिया है, उसमें वाटर मूवमेंट करके एक चैप्टर है, वाटर मूवमेंट वाले चैप्टर में है। ठीक है, एनसीईआरटी खोल लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। या आपको चाणक्य ऐसे कोई मटेरियल दिया होगा उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ के अंदर नहीं मिलता है क्योंकि पीडीएफ तो नहीं मिलेगा। अब किस पेज पर है वो तो आप देखिए। अरे तो अगर तुम्हारे वहां पर एटलस में वर्ल्ड क्लाइमेट दिया हुआ है तो बाहर इंडेक्स में जाकर के देख लो यार, इतने तुम दूध पीते हुए बच्चे तो हो नहीं, सभी आप मैच्योर लोग हो। 2-3 सोर्स आपको बता दिए हैं, सभी जगह पर करंट भी आपको बता दिए हैं, तो वहां से भी आप नहीं ढूंढ सकते हो? चलिए, उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, ठीक है, कहां से चलेगी? कैलिफोर्निया से चलेगी। बोर्ड पे देखिए सारे, कैलिफोर्निया से चलेगी और यहां से चल करके इधर फिलीपींस द्वीप हैं, इस एरिया में, ये यहां पर आएगी। ठीक है, तो यहां पर लिखिए स्थान कहां से कहां तक चलेगी, तो चलेगी ये कैलिफोर्निया टू फिलीपींस, कैलिफोर्निया टू फिलीपींस। कैलिफोर्निया टू फिलीपींस हो गया। कारण में आइए, कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से चलेगी। तो देखिए अभी बहुत सारे कारण मैंने आपको लिखा है, इनमें से कौन से कारण है जो इसमें सूट हो रहे होंगे? हाँ, बहुत से कारण आपको समझाए ना मैंने अभी। तो कौन कौन से कारण ऐसे हैं जो इसके अंदर यहाँ पे सेट हो रहे होंगे, जो आपका माइंड कहता है कि ये कारण हो सकते हैं इसके चलने के? तो 2 कारण आपको बहुत अच्छे नजर आएंगे। ठीक है, लिखिए पहला कारण, फर्स्ट रीजन, रोटेशन ऑफ अवर अर्थ, पृथ्वी का घूमना, रोटेशन ऑफ अवर अर्थ। एंड सेकंड रीजन लिखिए, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनों की दिशाएं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेड विंड और रोटेशन ऑफ अर्थ। हो गया। फोर्थ कॉलम में आइए, प्रभाव, इफेक्ट। तो देखिए यहां पर इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ते, इक्वेटर लाइन पर चलेगी, केवल वर्षा करेगी और कुछ नहीं करेगी। ठीक है ना, तो केवल वर्षा होती है इक्वेटर लाइन के आसपास और कुछ ही इसका इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप नो इफेक्ट भी डाल सकते हैं या आप वर्षा भी डाल सकते हैं विषुवत रेखा के समीप। हो गया। हर्ष, तुम्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए। विषुवत रेखा पे कोल्डेस्ट फोर्स होता है क्या? होता है विषुवत रेखा पे कोल्डेस्ट फोर्स?
और जब नहीं होता, देखो सोचना है लेकिन पढ़ने के बाद सोचना है, बिना पढ़े हवा में तीर नहीं मारने हैं, ठीक है? क्योंकि या तो नॉलेज आधी हो तो नुकसानदेह होती है, और आधी ही नुकसानदेह होती है, तो बिल्कुल नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बहुत ज्यादा पढ़ लिया है तो बिल्कुल नॉलेज एकदम क्लियर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, और आधी जो नॉलेज है ना ये ले बैठेगी आपको, ठीक है? चलिए सेकंड आइए, दूसरी करंट का नाम। अब देखिए कि जहां पर इंडिया वाला पोर्शन है और ये चाइना इस तरह से, तो यहां पर जापान है, आपको जापान मिलेगा, और यहां से एक जलधारा जा रही है फिलीपीन से लेकर और जापान के ऊपर, ये वाला पोर्शन इसे कहते हैं होकेडो। बात समझे आप? जापान के टॉप पर है होकेडो, ये है होकेडो, सेकंड है होन्शु, नीचे है क्यूशु, और ये शिकोकू, काफी सारा आइलैंड है, ठीक है? तो सबसे टॉप पर लगभग ये 45 डिग्री के आसपास है होकेडो। एटलस वेटलस में ढूंढने की कोशिश मत करो, मिल जाएगा आराम से, तसल्ली से क्लास के बाद में देख लेना। तो एक जलधारा यहां से फिलीपीन से शुरू होती है और होकेडो तक जाती है, उसका नाम लिखिए क्यूरोशिवो। क्यूरोशिवो करंट, क्यूरोशिवो जलधारा। और हाईलाइट भी करते रहिए मैप के अंदर, कंटिन्यू हाइलाइटर लेकर के बैठिए। देखो चीजें समझ जाओगे तो आज ही समझोगे, अदरवाइज दोबारा तो रटनी पड़ेंगी। आइए स्थान, आइए कहां से कहां तक चलती है, फिलीपींस टू होकेडो, फिलीपींस से लेकर होकेडो तक, फिलीपींस टू होकेडो। ठीक है? कारण आइए, कारण, रीजन। नंबर 1, पहला कारण, देखिए आप जानते हैं कि इक्वेटर एरिया में जब पानी जमा होगा तो यहां पर प्रेशर काफी कम है, तो जब लो एयर प्रेशर यहां पर है और पानी गर्म भी है, तो गर्म पानी है तो थोड़ा फूला हुआ रहेगा, और जब प्रेशर नहीं है तो पानी यहां से हाइट होगी पानी की, और पोल की तरफ वो स्लोप बनाएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ पानी का मूवमेंट होगा। तो इक्वेटर एरिया पे लो प्रेशर होता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के द्वारा जल का जमा किया जाना, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के द्वारा पानी का जमा किया जाना। लिखिए नंबर फर्स्ट, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा के द्वारा पानी का जमा किया जाना। दूसरा, सेकंड, अब आप जानते हैं कि 30 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर मिलता है, ठीक है? और 30 डिग्री पे हाई प्रेशर मिलेगा तो स्लोप बनेगा, तो स्लोप कहां से बनेगा, इक्वेटर लाइन से 60 डिग्री की तरफ बनेगा, तो सॉरी 30 डिग्री की तरफ, तो दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस है तो स्लोप बन जाएगा और पानी वहां से स्लिप हो जाएगा। तो लिखिए नंबर सेकंड रीजन। दूसरे में लिखिए वायुदाब, इससे क्या जनरेट होगा, अब लवणता में डिफरेंस और घनत्व, ये तीनों एक साथ लिखने हैं, वायुदाब, लवणता और घनत्व में अंतर का पाया जाना। वायुदाब, लवणता व घनत्व में अंतर का पाया जाना। क्लियर? अब क्या होगा, पानी शिफ्ट हो गया,
इक्वेटर लाइन से कहां चला गया पानी? 30 डिग्री तक गया। लेकिन इसको चलाने में यहां पर एक चीज और हेल्प कर रही है। वो चीज क्या है? तटों की आकृति। तटों की आकृति, शेप ऑफ द कॉस्ट, शेप ऑफ द कॉस्ट। नहीं, ग्रेविटी मेजरली काम करती है इक्वेटर से पोल तक, ठीक है ना? ऐसे काम नहीं करेगी। तटों की आकृति, हो गया। नेक्स्ट, अब देखो पानी ऐसे चला गया, 30 तक पानी पहुंचा। लेकिन आप जानते हैं, मैंने आपको एक क्लाइमेटोलॉजी का मास्टर डायग्राम कराया था जिसमें 30 डिग्री पर तो हाई प्रेशर बताया था, 0 डिग्री पर लो प्रेशर बताया था, और 60 डिग्री पर भी लो प्रेशर बताया था। याद है आपको सभी को? तो पानी कहां से कहां शिफ्ट हो गया? 30 डिग्री तक। तो यहां तो पानी के अंदर स्लोप ऐसे बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ तो लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर है। तो पानी ऊपर चढ़ेगा कैसे? अब इसको कौन चढ़ाएगा? ट्रेड विंड, सॉरी वेस्टर्ली विंड्स, जो कि कहां जाती है? 30 डिग्री से कहां जाएगी? 60 डिग्री की तरफ जाएगी। वो इसको जबरदस्ती कहां चढ़ाएगी? ऊपर चलाएगी। ठीक है ना? लिखिए नंबर नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। अरे तो दीपिका रुक जाओ, इफेक्ट तो बाद में आएंगे, पहले रीजन तो पूरा कर लें। पहले रीजन तो पूरा कर लें। तो क्या आएगी? 30 डिग्री के बाद इसको कौन पकड़ लेगा? हवाएं। कौन सी हवाएं? पछुआ हवाएं। और यहीं पर डालिए कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स। ठीक है भाई। तो पानी कहां पहुंच गया? होकेडो तक पहुंच गया है अभी, इन सभी रीजन से। तो यहां से पहला क्वेश्चन आपसे पीटी में क्या पूछेगा? क्यूरोशिवो एक गर्म जलधारा है जो कि फिलीपीन से होकेडो तक जाती है, मान लीजिए। इसके चलने के कारणों से कौन सा या कौन से होंगे सही कूट को पहचाने। बस समझ गए आप क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे यहां से? तो सही कूट को पहचानने का मतलब वहां पे रीजन अप्लाई करके देखने हैं आपको। आपका माइंड अगर अलाउ कर रहा है तो ही होंगे। आप ढूंढने की किताबों के अंदर मिल जाए तो किताबों में नहीं मिलेगा भी है। अभी आपका माइंड के साथ खेल रहा है कि आपने चीजें सीखी है कि नहीं, की लवणता कैसे इफेक्ट कर रही है, एयर प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा, और कौन सी चीजें कैसे इफेक्ट करेंगी। तो ये या तो वर्ल्ड की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, मैपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब वो होकेडो तक बात कर रहा है, होकेडो कहां पड़ता है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सब कुछ मिला जुला के एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आप सोचिए कि कहीं से ओशन करंट बस वैसे ही पढ़ ली जाए और क्वेश्चन आ जाएगा, तो नहीं आएगा। सर पानी निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर चलेगा। हाँ, अगर मान लीजिए आप एक वाइपर लेके खड़े हैं, रूम का स्लोप नाली की तरफ है, लेकिन आप नाली की तरफ वाइपर लेके खड़े हैं और पानी को वापस धकेल रहे हैं, तो पानी कितनी औकात है जो नाली तक आ जाए?
क्योंकि आप उससे ज्यादा पावरफुल हैं। तो बात ये करते हैं ना कि कौन सा फैक्टर ज्यादा पावरफुल है, चीजें वैसे ही एक्ट करती हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में अगर अदर फैक्टर काम ना कर रहे हो तो पानी हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी देखना है और कौन से फैक्टर उस रीजन में काम कर रहे हैं ताकि ओशन करंट किसी विशेष रीजन में जा रही होगी। ठीक है, चलिए तो देखिए अब यहां तक इसको पहुंचा दिया है। इफेक्ट में आइए, अब प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, जब गर्म पानी इस एरिया में होगा तो गर्म पानी यहां पर बनाएगा लो प्रेशर, और लो प्रेशर बनाने के बाद इस पूरे रीजन में साइक्लोन्स आएंगे। उन साइक्लोन्स को क्या कहते हैं, टाइफून। बात समझ गए आप। यहां जब गर्म पानी आके जमा होगा तो लो प्रेशर पावरफुल होगा, और लो प्रेशर जब पावरफुल होगा तो यहां पर टाइफून नामक क्या आएंगे, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन आएंगे, जो कि तटों पर आते ही हैं। तो कोई आपसे पूछे कि टाइफून चाइना के दक्षिणी तटों पर आने वाले चक्रवात हैं जिनमें से जिनके कारण हो सकते हैं या होंगे। ठीक है, अब क्यों वहां पर आते हैं, क्यों इतने खतरनाक साइक्लोन होते हैं, ये आपको पता लग गया होगा क्योंकि सारा गर्म पानी यहाँ पे आके जमा हो रहा है। ठीक है ना, आगे कॉस्ट ने रोक दिया तो सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, लो प्रेशर काफी पावरफुल इस एरिया में हो जाएगा। बस समझ में आ गई आपको। तो आपको साइक्लोन में मैंने टाइफून करवाया है और तो उसका रीजन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो लिखिए नंबर पहला, टाइफून नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। टाइफून नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति। फिर आपको मैंने क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ाया है कि चाइना तुल्य जलवायु में गर्मियों में वर्षा होती है। ध्यान है आपको, गर्मियों में रेनफॉल होती है 30 से 40 डिग्री के आसपास। कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में चाइना तुल्य जलवायु मिलती है और यहां पर क्या होती है, गर्मियों में वर्षा होती है। भाई मैंने 4 ही कॉलम बनवाए हैं ना, तो कारण अपने कंप्लीट हो गए और अभी प्रभाव की बात कर रहे हैं तो चौथे कॉलम में लिखना है। और 2 ही ओशन करंट पड़ी अभी तो अपन ने, और एक के ही प्रभाव पड़ रहे हैं, पहले के तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़े। दीपक यूज योर कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए लिखिए दूसरा, चाइना के तटों पर गर्म जलवायु पाई जाती है। चाइना के तटों पर गर्म जलवायु पाई जाती है। और वहां ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। और वहां ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। और लिखिए नंबर नेक्स्ट इफेक्ट। अब देखो भाई क्या होगा, आप यहां पर एक करंट देख रहे हैं जो ऊपर से आ रही होगी और नाम है इसका ओयाशिवो। देख रहे हैं कि अपने एटलस में ओयाशियो नाम की एक करंट है जो कि ऊपर से आ रही है। और यहां पर ये कौन सा है, बेरिंग सी। अगर मैप आपने पढ़ा है, मैप कराया है मैंने आपको, बेरिंग सी, तो बेरिंग सी से चलेगी और वो यहां पर आकर इससे मिलेगी। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो अगर गर्म ठंडा पानी मिलता है या गर्म जलवायु और ठंडी जलवायु आपस में मिलती है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड है और आप कार में एसी ऑन कर, सॉरी हीटर ऑन कर रखा है, तो उसके ऊपर बाहर
फॉग जैसा कुछ आ जाएगा आपके विंडशील्ड पर, ठीक है। तो जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती है वहां पर फॉग जनरेट होता है। और इस एरिया में क्योंकि ये पानी पूरी तरह, गर्म पानी तो ऊपर ही रहेगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो मिक्सिंग होगी इसकी, और मिक्सिंग होगी तो ठंडे पानी के अंदर क्या मिलता है, प्लैंक्टन्स मिलते हैं। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये मान सकते हैं आप कि वो मछलियों के लिए काफी पोषक तत्व होते हैं, प्लैंक्टन्स मिलते हैं। इसलिए होक्काइडो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पर मछली का उत्पादन किया जाता है। आपके सिलेबस में है प्राइमरी एक्टिविटीज, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है वर्ल्ड में, तो मछलियों को पकड़ना एक प्राइमरी एक्टिविटीज है। और ये किस तरह से इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है वो आप सोचिए कि जहां पे गर्म और ठंडी जलधारा आपस में मिलेगी फॉग जनरेट होगा और इसमें प्लैंक्टन्स ज्यादा मिलते हैं, यहां पर ज्यादा मात्रा में मछलियां पकड़ी जाएंगी। तो होक्काइडो इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन द वर्ल्ड फॉर फिशरिंग, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट प्रभाव, यह ओयाशिवो ठंडी जलधारा के साथ मिलकर, ओयाशिवो ठंडी जलधारा के साथ मिलकर कोहरा उत्पन्न करती है, कोहरा उत्पन्न करती है तथा मत्स्य उत्पादन, मछली तथा मत्स्य उत्पादन में सहायक है, मत्स्य उत्पादन में सहायक है। अब मैं इतना तेज तेज बोलता हूं कि मेरे कई बार तो पड़ोसी बाहर से कहते हैं यार अंदर कुछ चल रहा है क्या। अब वो आदत नहीं छूटती क्लास में पढ़ाने की, और यहाँ मुझे अभी का सामने कोई भी नहीं है और माइक भी बिल्कुल गले के पास में ही है ना, मुंह के पास में, और मुझे मालूम है कि मैं धीरे बोलूंगा तब भी साउंड पहुंच जाएगा, लेकिन तब भी मैं चीख रहा हूं, है ना, कई बार कंट्रोल नहीं होता। अभी बाहर से इंफॉर्मेशन आई कि आपकी आवाज थोड़ा सा कम कर लीजिए ना, बाहर डिस्टरबेंस हो रहा है टीवी देखने में। तो अब बताइए कि जिनको टीवी देख रहे हैं उनको डिस्टरबेंस हो रहा है मेरी आवाज से, तो भाई तुम्हारी वॉल्यूम बढ़ा लो टीवी की, है ना। चलिए, मतलब घर के सदस्य भी कंप्लेंट करने लगे। खैर, आगे प्रभाव आपको समझ में। अब क्या होगा भाई, इस दिशा में कौन सी आवाज आ रही है, पशु हवाएं, ठीक है। और पशु हवाएं जब जाएंगी तो लगाओ इस पे एक्समैन लॉ, करंट किधर जाएगी, 45 डिग्री, और 45 डिग्री अगर गई तो ये कौन सा बन गया, प्रवाह बन गया या करंट जो भी गया, तो इसका नाम क्या है अब, उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलधारा या उसका प्रवाह। वैसे ही प्रवाह है, ध्यान रखना। नंबर 3, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह या जलधारा, यहां दोनों वर्ड लिखने हैं, प्रवाह या जलधारा। चीजें समझ में तो आ रही है आपको। चलिए स्थान लिखिए, लिखो होक्काइडो से कनाडा के पश्चिमी तटों तक, होक्काइडो से कनाडा के पश्चिमी तटों तक, होक्काइडो से कनाडा के पश्चिमी तटों तक, ठीक है। चलिए कारण, रीजन,
नंबर फर्स्ट रीजन आइए, पहला कारण क्या है? पहला रीजन है पछुआ पौने या उनकी दिशा, पछुआ पौनों की दिशा, ठीक है। सेकंड रीजन, अच्छा आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ी थी और वो सीधा भी मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया उसके लिए टॉपिक? क्योंकि जब मैंने टॉपिक शुरू किया था जब 92 लोग थे और अभी 87 लोग हैं, मतलब कुछ लोग तो छोड़ के भाग गए। तो आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ी और वो सीधे इससे मिल रहे हैं। मधुर, आप हैं मधुर पाठक। हाँ, अपवाह प्रवाह एक ही होता है, ठीक है। अपवाह कहो प्रवाह कहो, एक ही बात है। तो भाई जिन्होंने नहीं पढ़ी है उन्होंने क्या लेट एडमिशन लिया या लेट शुरू हुआ या फिर कुछ और बात है? हैं? या 3 वर्षीय या 5 वर्षीय योजना में है? अच्छा, लेट एडमिशन लिया आपने। चलो खैर, अब इसका तो खैर का इलाज कर सकते हैं। जब टॉपिक आपका दोबारा आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, किसी ना किसी बैच में तो चलेगा ही। खैर, तो पहला क्या है? पछुआ हवाएं। दूसरा, कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस इफेक्ट। बस यार दिक्कत पता है ऑनलाइन क्लास में ये है कि क्लास में मजाक नहीं कर सकते आप, है ना। और उससे ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ अधूरा अधूरा है क्लास में। खैर, तो दूसरा लिखा आपने कोरियोलिस इफेक्ट। तीसरा, एक्समैन लॉ, एक्समैन लॉ। हो गया। चलिए प्रभाव में आइए। प्रभाव, प्रभाव देखो भाई, अब हम कहां पहुंच गए हैं? लगभग 60 डिग्री के आसपास या 70 डिग्री के आसपास हम पहुंच गए हैं। इस एरिया में सर्दियों में ये सारे पोर्ट जम जाते हैं। इधर ये सारे पोर्ट जम जाते हैं, कनाडा के, थोड़े बहुत यूएसए के, अलास्का का सारा एरिया जमा होता है। और इस एरिया में ये गर्म पानी पहुंच के उन सारे पोर्ट पे जमी बर्फ को पिघला देगा। बात समझे आप? तो इनकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ये पानी बहुत जरूरी है। तो इसने क्या किया, ये सारे पोर्ट्स ओपन रहते हैं थ्रू आउट ईयर ड्यू टू दिस करंट, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा एंड अलास्का ओपन थ्रू आउट ईयर ड्यू टू दिस, अपवाह कहो या प्रवाह कहो या ड्रिफ्ट कहो, कुछ भी कहो। लिखिए, इफेक्ट में लिखिए नंबर फर्स्ट, कनाडा और अलास्का के तटों पर गर्म जल पाया जाता है। कनाडा व अलास्का के तटों पर गर्म जल पाया जाता है। नेक्स्ट, कनाडा, अलास्का और यूएसए के पश्चिमी तट साल भर खुले रहते हैं, साल भर खुले रहते हैं। ठीक है भाई। चलिए, ये 3 जलधाराएं हैं, गर्म जलधाराएं। अब आ जाओ ठंडी जलधाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं।
लिखो नंबर फर्स्ट, ओया शिवो, ओया शिवो, ये वाली। ठीक है, ओया शिवो करंट जो ऊपर से आई है बेरिंग सी से और होकेडो तक आई है, सभी को मिल गई होगी आई थिंक। ओया शिवो, क्लियर। चलिए, स्थान लिखिए कहां से कहां तक चलेगी। बेरिंग स्ट्रेट से होकेडो तक। बेरिंग स्ट्रेट से होकेडो तक। कारण, कारण, कारण में लिखिए नंबर फर्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना। जब बर्फ पोलर एरिया में पिघलेगी तो फ्रेश वाटर मिलेगा, और फ्रेश वाटर में जानते हैं कि उसका घनत्व कम होता है, तो ऊपरी सतह पर फैलेगा पानी और वो शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जितना बर्फ पिघलेगी फ्रेश वाटर हमें मिलेगा और पानी फैलेगा। ठीक है, नंबर सेकंड, नंबर दूसरा, तटों की आकृति, तटों की आकृति। शेप ऑफ द कोस्ट। नंबर थर्ड, डायरेक्शन ऑफ पोलर विंड, व्यापारिक पवनों की, सॉरी उसके ध्रुवीय पवनों की दिशाएं। डायरेक्शन ऑफ पोलर विंड या ध्रुवीय पवनों की दिशाएं। ठीक है भाई, अब यहां पे लवणता घनत्व वगैरह ये कुछ मत लिखना, वरना सारे अपोजिट हो जाएंगे। ये तीन रीजन है जिसकी वजह से ये चलेगी। प्रभाव में आ जाइए, इफेक्ट, दो इफेक्ट हैं इसके। लिखिए नंबर फर्स्ट, नंबर पहला, एशिया के उत्तर पूर्वी तटों पर हिमवर्षा होती है या हिमपात होता है। स्नोफॉल एट द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया। एशिया के उत्तर पूर्वी तटों पर हिमपात होता है। ठीक है भाई, नंबर सेकंड, जब ये क्यूरोशिवो से मिलेगी तो मत्स्य पालन करेंगे, जानते हो ना, तो केवल लिख के एक छोटा हेडिंग डाल लीजिए वहीं पे, दूसरे प्रभाव में होकेडो के समीप मत्स्य पालन, बस बाकी आप जानते हैं, लिख लेंगे। होकेडो के समीप मत्स्य पालन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट करंट, अगली करंट ठंडी में। ठंडी जलधारा में यहां पर आपको एक जलधारा मिलेगी जिसका नाम है कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट। अब इस कैलिफोर्निया करंट को आप देखोगे तो लोकेशन कौन सी है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया का पश्चिमी तट।
कैलिफोर्निया का पश्चिमी तट लोकेशन में। कारण आइए, कारण। तो जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे, मैंने आपको बहुत दिन पहले एक क्वेश्चन लिखाया था कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों रेगिस्तान पाए जाते हैं। बहुत लोगों का जो डाउट था वो इन लोकेशन पे क्या होता है कि जब गर्म पानी शिफ्ट हो जाएगा तो नीचे से ठंडा पानी बाहर निकल आएगा। तो इन सभी कोस्ट पर वेस्टर्न पार्ट में ठंडा पानी पाया जाता है 20 से 30 डिग्री के बीच। 20 से 30 डिग्री के बीच इस एरिया में क्या मिलता है, ठंडा पानी मिलेगा, या अपन कह सकते हैं अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। ठीक है ना? हाँ, यूएसए के वेस्टर्न पार्ट पे तो ठंडा पानी का उद्वेलन होता है, पानी बाहर निकलता है। लिखिए रीजन में, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर एट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। यूएसए के पश्चिमी तटों पर, यूएसए या कैलिफोर्निया लिखो सीधा, यूएसए के पश्चिमी तटों पर ठंडे जल का उद्वेलन होना। ठंडे जल का उद्वेलन होना। बस समझ गए आप? चलिए, अब जानते हो उद्वेलन क्यों होता है, उसका भी रीजन मैंने आपको बता दिया, एक्समैन लॉ। क्योंकि जब गर्म पानी इधर शिफ्ट होगा तो गहराई में पानी अपोजिट जाकर के ऊपर निकलेगा। ठीक है ना? तो ठंडा जल ऊपर आ जाएगा। प्रभाव लिखिए। प्रभाव, दो प्रभाव पड़ते हैं। एक तो डेजर्ट, मरुस्थलों का निर्माण, व शुष्क परिस्थितियां। मरुस्थलों का निर्माण व शुष्क परिस्थितियां। सेकंड लिखिए। दूसरा, अब ठंडा जल जब नीचे से ऊपर की तरफ आएगा तो काफी सारे प्लैंकटन से लेकर के आएगा, और जब प्लैंकटन से लेकर आएगा तो वहां पे मत्स्य पालन किया जाएगा। ठीक है? तो लिखिए मत्स्य पालन। इन एरिया में क्या करते हैं? मत्स्य पालन। बात समझ गए आप? तो आज आपके पास में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना? आज आपके पास में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, काफी सारे कंसेप्ट हैं। अगर चीजें क्लियर निकलिए टॉपिक खत्म हो जाएगा। ज्यादा बेहतर है, कहीं आपको कमजोरी लग रही है तो उसको आप आज बैठिए, कल शाम तक अपना उसको क्लियर करिए क्लाइमेटोलॉजी से, देन अपन इसको आगे चलेंगे। क्या रिपीट करना है इसमें? दो ही चीजें होंगी, एक तो डेजर्ट फॉर्मेशन होगा और ड्राई कंडीशन होगी, एंड दूसरी होगी यहाँ पे मछलियां पालेंगे हम। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं न्यू कैमरा के साथ। ठीक है? चलिए, थैंक यू।